हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम डेली जनरल स्टडी की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें से आरपीएससी आरओईओ का क्रैश कोर्स होगा। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और आरओईओ रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, इन दोनों का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। तो हम इस क्रैश कोर्स में 120 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। भाग ए और भाग बी, भाग ए और भाग बी। भाग ए में 80 प्रश्नों का अंक होगा और भाग बी में 40 प्रश्नों का अंक होगा। 40 प्रश्नों का अंक होगा। भाग ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास एवं राजस्थान का भूगोल एवं सामाजिक कला एवं संस्कृति, ये भाग ए में हो गया। और भाग बी में हम पढ़ेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 एवं नगरीय सभ्यता के बारे में। ये हम 40 अंकों का प्रश्न पत्र होगा भाग बी में, और ए में 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, और तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। तो हम सबसे पहलेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, और चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 हो गए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। फिर हम पढ़ेंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए। इनको हम पूरी डिटेल में अभी पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इनके 9वें मंडल में, ये 9वें है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख हुआ है। विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। किसके लिए? सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के लिए के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को
अध्रायु कहते हैं। इसके पाठ को अथर्ववेद कहते हैं। फिर यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। फिर आता है सामवेद। सामवेद क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना को वर्णन नहीं मिलता है। ये सामवेद में ये कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। फिर चौथा है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मीटर नहीं है, 731 मंत्र है। मीटर नहीं, सॉरी गलत हो गया। 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों तथा गहन रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति और औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि में आदि का विवरण दिया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध है वो विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमवर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। फिर आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई उल्लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आध्यैतिहासिकता काल उस काल को कहते हैं जिसका अंतिम लेखन कला के स्टेशन के पास उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे हम आध्यैतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस, ज्ञानी मानो होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। फिर पूर्व पाषाण युग का पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार तथा शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। इसमें ये कहा जा रहा है मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और सबसे पहला औजार बनाया जाने वाला कुल्हाड़ी था। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का
प्रयोग किया था? तो उत्तर हो जाएगा तांबा धातु का। और सबसे पहले औजार बनाया जाने वाला, मनुष्य द्वारा औजार बनाया जाने वाला पहला कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। कृषि का विस्तार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल। अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में और अवस्थित है। कृषि के लिए अप्लाई, एक मिनट, कृषि के लिए हाँ, कृषि के लिए अपनाई गई, अप्लाई नहीं, अपनाई गई, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं ज्योति नहीं जौ थी। गेहूं एवं जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का जो सबसे पहला उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 इस भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला। असम का श्वेतांबर गिबन केवल भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कवि है। श्वेतांबर गिबन भारत में पाया जाने वाला यह एकमात्र मानव कवि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इनका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या होती है? रेडियो C14 या रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि है जो 2400 वर्ष पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मान है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। किस युग में? कहाँ से नहीं, कांस्य युग में। कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सफलता के मुख्य निवासी द्रव्य एवं भूमध्य सागरी थे। द्रव्य नहीं, द्रविड़ है। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, ये गलत है, सुतकांगेडोर लिखा है, सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है और
पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला आदमनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता ये दोनों नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीबाग, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद जो पुरा स्थल हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल है जो वो गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए हड़प्पा संस्कृति के स्थल। लोथल एवं सुतकोटदा सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सिंधु सभ्यता गलत है। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधो सभ्यता थे। सिंधु नहीं, सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1-3 मुख्य वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। बस आज के लिए इतना ही। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।